हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस। मैं हिमांशु सिंह। आज हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है। इसके बारे में आपने अपनी क्लासेस में पहले काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, काफ़ी कुछ आपको याद होगा, काफ़ी कुछ आप भूल गए होंगे क्योंकि आपने स्टार्टिंग ऑफ द सेशंस में ये चीज़ पढ़ी हुई थी। ठीक है, आपने स्टार्टिंग ऑफ द सेशंस में ये चीज़ करा था। अब काफ़ी बच्चे इसको एंड तक आते थे भूल जाते हैं। ओके, तो अगर आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, आपको एक रिवीजन हो जाएगा, आपके कंसेप्ट दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, और आपको पूरा फ्लो ऑफ द चैप्टर पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपके सेंट्रल बैच का केमिस्ट्री क्लासेस मेरे साथ हिमांशु सिंह। ओके, चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, तो सबसे पहले इसमें आपका आता है चैप्टर के अंदर फर्स्ट टॉपिक, जो कि है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? अगर आपने क्लास 9th वगैरह में आपको याद हो कि एटम के अंदर मल्टीपल पार्टिकल्स प्रेजेंट है। सेंटर में जो प्रेजेंट है वो है आपका न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और सराउंडिंग में जो ऑर्बिट्स होती है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं। आपने डेल्टन थ्योरी पढ़ा हुआ है कि डेल्टन ने कहा था कि एटम इनडिविजिबल है, बट हमने फर्दर थ्योरीज में डिस्कवर किया कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और जो फर्दर डिवीजन होता है उसमें हमने 3 आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। पहला प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कवरी की पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए हम यहाँ पे पहले देखते हैं आपका एक्सपेरिमेंट, दैट इज नोन एज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या होता है एक्सपेरिमेंट के अंदर कि यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, ये आपकी ट्यूब यहाँ पे आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में हम आपका एक गैस फिल करते हैं विच इज एट वेरी वेरी लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर का मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ जो आपकी गैसेज होंगे वो भी क्या होंगे, कंपेरेटिवली लो होंगे, कम होंगे। यहाँ पे जो गैसेज है उसको हमने प्रोवाइड किया वेरी हाई वोल्टेज। ज्यादा वोल्टेज देने का मतलब क्या है कि हम इतनी ज्यादा एनर्जी दे रहे कि जो एटम के बीच में, ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अपोजिट चार्ज जिसको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो आपके अपोजिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको डिवाइड कर सके, उनको ब्रेक कर सके। ठीक है, हमने हाई वोल्टेज प्रोवाइड करी। एटम जो यहाँ पे प्रेजेंट थे, कुछ कुछ एटम यहाँ पे रहे होंगे, बहुत सारे गैसेस के एटम। तो एक तरफ एनोड पे आपका आया पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे आया नेगेटिव चार्ज। अब न्यूक्लियस के अंदर हम अब जानते हैं, बट डिस्कवरी करते टाइम अजम्पशंस लेके जो डिस्कवरी करी गई कि अगर चार्ज पार्टिकल होंगे तो एक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, एक तरफ जाएगा, दूसरा दूसरी तरफ जाएगा। तो जब हमने स्टार्ट किया यहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेटर से वोल्टेज प्रोवाइड करी, एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज है वो एटम का नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और कैथोड जो कि नेगेटिव चार्ज है वो एटम का पॉजिटिव चार्ज अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। समझे? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वही प्रिंसिपल हमने यहाँ पे अप्लाई करा कि पॉजिटिव चार्ज एनोड पे गया आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिवली चार्ज कैथोड पे गया पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। ठीक है, दोनों पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करे। बट यहाँ पे हम डिस्कवरी कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की, तो हमने क्या करा, हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब का ये वाला एंड था इस पे जिंक सल्फाइड ZnS की लेयरिंग कर दी, ZnS को अटैच कर दिया। अब जिंक सल्फाइड की लेयरिंग का यहाँ पे क्या बेनिफिट है कि जिंक सल्फाइड की लेयर जिसको हम फोटोग्राफिक लेयर भी बोलते हैं, कि अगर उससे कोई भी चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वो ग्लो शो करेगा। तो यहाँ पे अगर हमने अज्यूम किया कि अगर चार्ज पार्टिकल है और ग्लोइंग इफेक्ट हुआ, ठीक है, तो वो होगा, ग्लो करेगा, वरना वो ग्लो नहीं करेगा। तो जैसे हमने चार्ज पार्टिकल दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक वे में ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट, और जिंक सल्फाइड को यहाँ पे ग्लो कराना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमको पता चल जाता है कि ओके भाई, तो यहाँ पे हमारा एटम जो है फर्दर डिवाइड हो सकता है, फर्दर उसके अंदर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन जैसे कुछ चार्जेस प्रेजेंट है, और नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का हमने यहाँ पे डिस्कवरी कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्ट हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्ट कौन होगा? एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो यहाँ पे हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंफर्म कर दिया। किसने किया था एक्सपेरिमेंट? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, जिसने आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी दिया। तो थॉमसन जी को हम इसको क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को फाइनलाइज कर दिया, फिक्स कर दिया। अब कुछ यहाँ पे जैसे आप पॉइंट देख सकते हो कि डिस्चार्ज ट्यूब हमने एक्सपेरिमेंट किया एक लो प्रेशर, ओके। इसमें जो प्रॉपर्टी यहाँ पे जो लिखी है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो यहाँ पे हमने रेज देखी है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, आपने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि शैडो बनाएगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है। दिस प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस।
क्या मतलब है इसका कि गैस आप कोई भी डाल दो, हाइड्रोजन डालो, ऑक्सीजन डालो, नाइट्रोजन डालो, ये आपके नेचर ऑफ गैस से इंडिपेंडेंट है। इलेक्ट्रॉन हमेशा जो लूज करेगा उसमें कोई मास तो क्या है कंपेयर टू एटम नेग्लिजिबल है, ठीक है। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करें मास ऑफ प्रोटॉन से तो दैट इज नेग्लिजिबल, और हर एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ गैस। दैट वाज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी से मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट हम करते हैं फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जैसे वहां पे हमने उनको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोला कि जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करते थे, यहाँ पे हम उसका उल्टा कर देते हैं कि भाई इस बार हम जिंक सल्फाइड की लेयर कैथोड पे लगाएंगे, और कैथोड पे लगाएंगे वहां पे आपका प्रोटॉन्स आएंगे, जो वो भी ग्लो करेगा, तो वो भी कंफर्म कर देगा कि भाई अगर पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है तो नेगेटिवली चार्ज कैथोड पे आपका पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा। दैट मीन्स एटम के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं टुवर्ड्स द एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली। तो ये जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था हमने उसको सिंस एनोड पे रेज आ रही है हमने उसको एनोड रे एक्सपेरिमेंट बोल दिया या फिर कैनाल रे एक्सपेरिमेंट बोल दिया, जैसे हमने प्रीवियस वाले एक्सपेरिमेंट को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोला है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पे, अनलाइक द प्रीवियस मॉडल, प्रीवियस स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि जो प्रॉपर्टीज है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। प्रीवियस में हमने पढ़ा कि आपका जो प्रॉपर्टीज है पीएम बाय रेशो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द सिनेरियो हम डिस्कवर कर रहे हैं वो मास पे डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे वो मास पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आप सबको पता है पूरे एटम का जो मास है वो उसके सेंटर न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन्स। सिंस पूरा मास प्रोटॉन में न्यूक्लियस में है तो मास ऑफ द एटम से चेंज होने से क्या प्रॉपर्टी ऑफ द रेज से फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा। इसलिए इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। चार्ज ऑफ द जो प्रोटॉन है वो आपके सामने लिखा है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ चार्ज ऑफ द प्रोटॉन दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं, जो कि यूनिवर्सल है, आप सबको याद भी होंगे। ओके, तो यहाँ से आप ये सब देख सकते हो। नेक्स्ट आता है भाई इसमें जब हम डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स पढ़ लेते हैं, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपके एटॉमिक मॉडल्स। तो फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम जो दिया दैट वाज गिवन बाय थॉमसन, जे थॉमसन जी ने फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम दिया। उन्होंने क्या कहा कि भाई सिंपल सी टर्म्स में कि जो आपका जो एटम है वो एक तो वाटरमेलन या फिर प्लम पुडिंग कह सकते हो। प्लम पुडिंग फॉरेन में तो बोला था, पुडिंग हमारे यहाँ पे लोग कम जानते हैं, इसको हम एक बेस्ट एग्जाम्पल से रिलेट कर रहे हैं, दैट इज वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन कैसा होता है भाई कि भाई वाटरमेलन जैसा आपको सामने दिख रहा है कि भाई इसमें लाल लाल पार्ट है, क्या लाल लाल पार्ट जो हम है ना खाते हैं, दैट रेड रेड पार्ट इज पॉजिटिव चार्ज, और जो हम पार्ट नहीं खाते दैट इज ब्लैक सीड, वो है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उन्होंने सिंपल टर्म्स में क्या कहा, जैसे पूरे वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट प्रेजेंट होता है वैसे ही पूरे एटम के अंदर मोस्टली प्रोटॉन्स है, मोस्टली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन सीड की तरह रैंडमली प्रेजेंट होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन भी सीड की तरह भाई रैंडमली प्रेजेंट है। ओके, वाटरमेलन में ज्यादातर रेड पार्ट है, रैंडम सीड है, वैसे ही एटम के अंदर भी पूरा रेड पार्ट है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है और रैंडमली नेगेटिव चार्ज लोकेटेड होता है, ठीक है। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसे प्रोटॉन हुआ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि पूरी जगह है, और इलेक्ट्रॉन सिंस रैंडमली प्रेजेंट है, कहीं भी प्रेजेंट है अलग अलग रैंडम जगह, तो इसलिए वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये था भाई थॉमसन जी का मॉडल जो आपके सामने लिखा भी हुआ है कि भाई स्फीयर है जिसमें जो इसका अप्रोक्सीमेटली साइज इतना है, पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नेगेटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। और जो दोनों का नेट न्यूट्रल रहता है, बट पॉजिटिव चार्ज जो टोटल चार्ज होगा और जो नेगेटिव चार्ज रैंडम होगा उनका जो टोटल चार्ज होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा, इसलिए एटम न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये दिया भाई थॉमसन जी ने एटॉमिक मॉडल। इसके बाद आता है नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता भी होगा, सबने इसके बारे में कुछ ना कुछ सुना भी होगा, नाम आपको याद भी होगा, दैट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या किया मिस्टर रदरफोर्ड जी ने, रदरफोर्ड जी के एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, दोनों नाम से आपने इसको सुना होगा कि भाई यहाँ पे जो आपको दिख रहा है गोल्डन गोल्डन, ये आपकी गोल्ड फॉइल है, इस पे हम आपके फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की बीम भाई थ्रो कर देते हैं। क्या होती है फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स की बीम, अल्फा पार्टिकल्स आपके होते हैं चार्ज हीलियम आयन,
जैसे हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 न्यूट्रॉन्स है, तो हम इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो क्या बचेगा? ओनली न्यूक्लियस। तो जो आपके चार्ज न्यूक्लियस होगा, जो प्रोटॉन उसके अंदर होंगे, दैट फास्ट मूविंग चार्ज हीलियम न्यूक्लियस इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। तो इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, ये मतलब हुआ। और जब हम पॉजिटिव चार्ज हीलियम रेस को थिन गोल्ड फॉइल पे डालेंगे तो क्या होगा? तो भाई थॉमसन ने क्या होगा वो भी देखते हैं। थॉमसन ने क्या कहा कि भाई चलो जो मेरा मॉडल है उसको कंसिडर कर लो, ठीक है। रदरफोर्ड ने कहा नहीं। थोड़ी सी उसके बारे में कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं कि भाई अगर थॉमसन का मॉडल ठीक है, परफेक्ट है, तो जो थॉमसन जी ने कहा कि पूरा एटम रेड रेड होगा, ओके, रैंडमली इसमें कहीं कहीं सीड होंगे, जैसे आपके सामने अब ब्लैक स्क्रीन का बैकग्राउंड के हिसाब से देख सकते हो, रैंडम सीड है, बाकी एटम क्या है? पूरा रेड है। तो अब खुद सोचो, पॉजिटिवली चार्ज एटम है जैसे थॉमसन ने कहा, और अगर मैं उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज रे डालूंगा, अल्फा रे डालूंगा, तो क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट कर देगा। दैट मीन्स मैं उसके ऊपर कितनी भी रे डाल दूं वो सब के सब क्या हो जाएगी? वापस बाउंस बैक कर जाएगी रैंडम डायरेक्शन में, बट उसको भी पास नहीं करेगी। बट ऐसा क्या हुआ? नहीं हुआ। थॉमसन रदरफोर्ड ने आपके अल्फा रेज गोल्ड फॉइल के ऊपर डाली, अगर थॉमसन का मॉडल सही होता सारी स्कैटर कर जाती, वापस आती, कोई एक गिरे पास नहीं करती। बट उन्होंने क्या देखा? जैसे ही अल्फा रे डाली, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। 97% से ज्यादा रेज क्या हो गई? स्ट्रेट पास कर गई। इससे क्या कंक्लूजन निकला भाई? पहला कंक्लूजन तो निकला कि थॉमसन का मॉडल गलत है, और सिंस वो गलत है और हमारी सिंस 97% रेज पास कर दी है, इसका मतलब एटम इज मोस्टली एम्प्टी। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से हमारा क्या कंक्लूजन आता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। सेकंड, सम ऑफ द अल्फा रेज वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स। भाई कुछ कुछ रेज ना डिफ्लेक्ट हुई, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, कुछ इधर गई, कुछ कुछ डिफ्लेक्ट हुई। अब सिंस थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब भाई पॉजिटिव चार्ज तो प्रेजेंट है, ठीक है। जब भी डिफ्लेक्ट होगा, वरना तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, सब कुछ स्टेट पास कर जाएगा, 100% स्टेट पास कर जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ। सिंस कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब ये है कि भाई वहां पे पॉजिटिव चार्ज तो प्रेजेंट है, ठीक है। और तीसरा, भाई वेरी फ्यू, 1/21,000 अप्रोक्सीमेटली होता है, आपको नंबर याद रखने की जरूरी नहीं है। याद क्या रखना है कि वेरी वेरी फ्यू रेज वर कंप्लीटली रीबाउंडेड। जैसे बॉल पे, बॉल दीवार पे मारोगे तो टोटली 100% वापस आती है ना 180 डिग्री कर्व लेके, उसी तरीके से कुछ रेज कंप्लीट अपने पाथ को रिट्रेस कर देती है, 180 डिग्री का रिबाउंड दिखा देती है। तो उसका मतलब कैसे? इतना फ्यू रेज इस डिफ्लेक्शन दिखा रहा है 180 का, कि पॉजिटिव चार्ज तो प्रेजेंट है, जो पिछले ऑब्जर्वेशन में कंफर्म हुआ, बट वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में लोकेटेड है, एंड दैट वॉल्यूम इज नोन एज न्यूक्लियस। रदरफोर्ड वाज द फर्स्ट जिसने वो टर्म दिया, वो न्यूक्लियस, कि भाई न्यूक्लियस आपका सेंटर ऑफ द एटम में बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर सारा चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था और उससे हमने ये कंक्लूजन निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो साइज ऑफ द एटम अगर 10⁻⁻10 मीटर है, तो न्यूक्लियस उससे 10⁻15 मीटर है। आप एक रफ एस्टिमेट ले सकते हो कि भाई अगर क्रिकेट के ग्राउंड में जो पूरी बाउंड्री होती है ना, उस बाउंड्री के पूरे बीच में अगर आप एक क्रॉसको की बॉल रख दो जो दूर से दिखे भी ना, वो साइज ऑफ द न्यूक्लियस है, और जो बाउंड्री है वो है आपका फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। ध्यान रखना, इतना डिफरेंस होता है न्यूक्लियस और एटम के बीच में, ठीक है भाई। यहाँ पे किसी को दिक्कत? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है इसमें लिमिटेशन, ठीक है भाई। आपके थॉमसन ने मॉडल दिया, उसके बाद रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, बट उसमें कुछ जो चीजों से ना हर चीज से हर कोई एग्री नहीं करा। जैसे थॉमसन से रदरफोर्ड एग्री नहीं करा, वैसे रदरफोर्ड से बाकी लोग भी एग्री नहीं करे। किस बातों पर एग्री नहीं करे? पहली बात भाई, डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पे लास्ट पॉइंट आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होंगे, उन्होंने कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस है, एटम मोस्टली एम्प्टी है, और इलेक्ट्रॉन्स ना न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, ठीक है। घूमते हैं, ओके, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, घूमते रहते हैं, बट कितने घूमते हैं, कहाँ घूमते हैं, क्या उनकी कोई ऑर्बिट है, कितने और एक ऑर्बिट में प्रेजेंट है? इन सब सवालों को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पहली ऑर्बिट में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है, 20 है, 5 है, कितने हैं? क्या सारे के सारे एक ही ऑर्बिट में घूमेंगे या अलग अलग ऑर्बिट में घूमेंगे? अगर अलग अलग में घूम रहे हैं तो क्यों घूम रहे हैं? उन सब का आंसर नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई घूम रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ घूम रहे हैं। दूसरा भाई, उन्होंने जो मैक्सवेल का थ्योरी था कि भाई मैक्सवेल ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन ना
न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता रहता है। भाई अब उसने कहा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता रहता है, एनर्जी रिलीज करेगा, इसका मतलब है कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा रिलीज करते करते न्यूक्लियस घूम के एटम में गिर जाएगा। देखो भाई ये सेंटर में अगर आपका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन भी इसके चक्कर काट रहे हैं और घूमते 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 क्या हुआ, एक दिन आके न्यूक्लियस में गिर गए। इससे क्या हो जाएगा, एक दिन आएगा जब एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, एटम आपका खत्म हो जाएगा। बट क्या ऐसा एक्चुअली नहीं हो सकता है, क्या एटम डाई कर सकता है? हमें तो पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बट मैक्सवेल की थ्योरी कहती है क्या कि भाई एटम तो डाई कर जाता है। तो रदरफोर्ड जी से पूछा गया भाई ऐसा इसको जरा प्रूव करके दिखाओ, तो उन्होंने कहा नहीं ये हमें नहीं पता, हमने जो कहा है न्यूक्लियस के बारे में वो मान लो, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ घूमते हैं, बाकी भी तुम देखो। तो भाई यहाँ पे आके कुछ लिमिटेशंस आ गई, उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक था, उसको आज तक क्रेडिट हम देते हैं न्यूक्लियस के बारे में, फिर आगे कुछ लिमिटेशंस थी जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरी डिस्कस करेंगे बोर, थोड़ी सी देर के बाद, पहले कुछ और बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है जी, नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? जैसे दो टर्म्स का एक कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि अपने डायग्राम में आप देख सकते हो, जो भी रे होती है किसी भी लाइट की रे, ठीक है, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसा आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि जो डायरेक्शन ऑफ द लाइट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये तीनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो डायरेक्शन होगी आपकी रे की, लाइट की, उसके परपेंडिकुलर मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके भी परपेंडिकुलर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसके परपेंडिकुलर दो फील्ड हमेशा साथ में रहती है, उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो जो भी लाइट हम देखते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो आपका आपके रियल सोर्स से हो, ठीक है, सन से हो, वो सब आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तरह मूव करती है, ठीक है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि दिस मेड अप ऑफ टू पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जितनी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जैसे सन से हमने देखा है कि सन से लाइट आती है, उसके अंदर अलग अलग कॉम्पोनेंट होते हैं, यूवी कॉम्पोनेंट होता है, IR कॉम्पोनेंट होता है, विजिबल कॉम्पोनेंट होता है, एक्सरे होती है, गामा रेज होती है, अलग अलग रेज होती है। उन सब रेज का अगर हम कैटेगरी रेज ऑफ रेडिएशन को एक साथ बल्क बना दे और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर दे, पर्टिकुलर ऑर्डर में कि भाई या तो भाई डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या फिर इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया अलग अलग रेडिएशन को, तो इस पूरे सेट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर एक दूसरे के ट्रैवल करते हैं और उनके अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, उन सबको साथ में रख देंगे, उस पूरे को बोल देते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और पूरे स्पेक्ट्रम का रेडिएशन, ठीक है भाई। यहाँ तक सबको क्लियर, डाउट इसमें? नेक्स्ट आते हैं भाई, सॉरी थोड़ा है ना, पॉल्यूशन जैसे थोड़ा गला खराब है। देखो भाई, नेक्स्ट है वेव एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आप सबने पढ़ा हुआ है कि भाई जो वेव आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है, उसके अंदर वेव नेचर भी होता है। तो पहले हम इसका वेव नेचर डिस्कस कर रहे हैं और वेव नेचर की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं जिनके बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे कि हम वेव की बात करें तो वेव जो मूव करती है, ठीक है, इस तरीके से मूव करती है वेव, इसके बीच में अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ले ले, ठीक है। क्रेस्ट क्या होता है? द टॉप ऑफ द वेव, एंड ट्रफ क्या होते हैं? बॉटम्स ऑफ द वेव, मैक्सिमा मिनिमा भी बोलते हैं इनको हम। तो दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है और जो दो ट्रफ के बीच में डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, इस लेंथ को बोलते हैं हम वेव लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल लैम्डा, ठीक है। या फिर एक वेव का ओरिजिनल या फिर ट्रू डिस्टेंस अगर हम कहें उसको भी हम मेजर करें तो दैट इज ऑल्सो वेव लेंथ। तो फर्स्ट टर्म जो हम वेव फॉर्म के बारे में डिस्कस करें दैट इज वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होता है? दो मैक्सिमा, दो मिनिमा, दो क्रेस्ट, दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस इज नोन एज वेव लेंथ। और डिस्टेंस को मेजर किसमें करते हैं? इन दैट्स यूनिट ऑफ मीटर। तो डिनोट करेंगे लैम्डा से और उसको यूनिट लगाएंगे
मीटर की। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम सिंबल डिनोट करते हैं म्यू, ठीक है, थोड़ा वी बना के पूछ खींच दो। तो जो म्यू है दैट इज हाउ मैनी वेव्स आर फॉर्म्ड इन अ पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मान लो हमारे पास ये टाइम पीरियड है, ठीक है, ये हमारा 1 सेकेंड का टाइम पीरियड है। इसमें हो सकता है एक ही वेव बने, इसमें ये भी हो सकता है कि 2 वेव बन जाए। तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी कि एक गिवन टाइम पीरियड में कितनी वेव बनी, कितनी बार कोई काम हुआ, एक या फिर रेड वाला देखोगे 2। तो गिवन टाइम फ्रेम के अंदर कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो म्यू से डिनोट करते हैं, जिसकी यूनिट होती है पर सेकेंड और एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन टाइम पीरियड, जैसे यहाँ पे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, कि भाई टाइम पीरियड सॉरी स्मॉल टी से डिनोट होगा, कैपिटल टी से हम टेम्परेचर डिनोट करते हैं। दोनों टी आता है बट कैपिटल स्मॉल का फर्क है, कैपिटल टी टेम्परेचर, स्मॉल टी टाइम पीरियड। तो भाई ध्यान रखना, जो आपका टाइम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जिसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, टाइम पीरियड में कितनी वेव बनने, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो टाइम को हम किसमें डिनोट करते हैं, इन द यूनिट सेकेंड। तो वेव कितना टाइम ले रही है ट्रैवल करने में, दैट इज योर टाइम पीरियड। नेक्स्ट आता है वेव नंबर, कि न्यू बार हम लगा दे, दैट इज वेव नंबर। इट इज एक पर्टिकुलर लेंथ के अंदर, ठीक है, आप कोई लेंथ सेलेक्ट कर लो, उस पर्टिकुलर लेंथ के अंदर, यूनिट लेंथ के अंदर कितनी वेव बन रही है, दैट इज वेव नंबर। भाई वेव के कितने नंबर है लेंथ के अंदर, दैट इज वेव नंबर। और जो लास्ट फॉर्मूला है जिसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल हमेशा आते हैं, ध्यान रखना भाई इस बात को, इसके ऊपर हमेशा आपके न्यूमेरिकल आएंगे, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है भाई, वेलोसिटी का हम फॉर्मूला देखें, स्पीड इज इक्वल्स टू, क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से तो थोड़ा सीनियर होके। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई वेव के नेचर में डिस्टेंस को मेजर करते हैं लैम्डा में, वेवलेंथ में, और जो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। जो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, दिस इज नोन एज न्यू फ्रीक्वेंसी, और वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वी से, तो वी हो जाता है आपका लैम्डा न्यू। ओके, फॉर्मूला ध्यान रखना, ये दो जो आपका स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट है, इसका फॉर्मूला क्या है, लैम्डा वेवलेंथ और न्यू फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट। तो इस फॉर्मूले को भाई खासकर याद रखना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपने देखे होंगे, प्रैक्टिस करे होंगे, एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट है, और आपको सैंपल बुक्स वगैरह में भी इसके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे हमने बात करी, एक वेव के अंदर आपका वेव नेचर भी है, तो उसके साथ साथ उसका पार्टिकल नेचर भी है। और पार्टिकल नेचर कैसे है, क्योंकि तुम कैसे प्रूव करते हो कि देखो कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई है, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड विद टेम्परेचर एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये सारी आपके एक पार्टिकल की, एक वेव की वो प्रॉपर्टीज है जो मतलब पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको एज अ वेव मान के हम इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे आपका डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, ये दो कंसेप्ट आप केवल उसके वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हो, बट ये चार जो फैक्टर्स है, चार प्रॉपर्टीज है, ये केवल उसके पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन हो सकती है। तो वेव के अंदर आपका जो कोई एटम है उसके अंदर क्या है, आपका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। डुअल नेचर ऑफ एटम पढ़ा है ना हमने, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर हमने डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करी, अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टिकल नेचर। तो पहली प्रॉपर्टीज में आती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी सिंपल एक ऐसी बॉडी है जो सारे के सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकती है, और भाई कहने पे सारे के सारे रेडिएशन एमिट भी कर सकती है। एज यू कैन सी फ्रॉम द डेफिनेशन, आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स ऑल फ्रीक्वेंसीज, हर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिट कर सकता है, दैट इज नोन एज अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट, रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसे नेम से इसका ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होंगे, जो एक ब्लैक बॉडी जो सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले, सारी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर ले, सारी वेवलेंथ एक्सेप्ट कर ले और उनको एमिट भी कर दे, दैट इज ब्लैक बॉडी। और उसकी जो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिट होंगे, दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसे एक्सपेरिमेंट में देख सकते हो, जैसे जैसे हम किसी एक बॉडी का वेवलेंथ बढ़ाते हैं, उसकी जो डेंसिटी है, पावर डेंसिटी, उसकी पावर जो एक्सेप्ट कर रहा है वो इनिशियली बढ़ती है और उसके बाद भाई कम होने लगती है। ये जो नेचर ऑफ मैटर है, जो एटम का प्रॉपर्टी है,
ये केवल हम उसके एज अ पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको हम वेव नेचर से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। दैट इज वाई एटम हैज बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। चलिए नेक्स्ट है पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी जो आती है दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक जी ने क्या कहा कि भाई जैसे हमने पीछे बात करी ना कि भाई ब्लैक बॉडी है, मान लो ये ब्लैक बॉडी है, दिखने में रेड है, ये ब्लैक बॉडी जो है हमारे सामने ये हर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और हर फ्रीक्वेंसी को एमिट भी कर सकती है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी क्या है जो हर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब भी कर ले और हर फ्रीक्वेंसी को एमिट भी कर दे, वो ब्लैक बॉडी है। बट प्लैंक ने कहा जो ये एब्जॉर्प्शन और ये जो एमिशन होता है, एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन जो हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ये होता है डिसकॉन्टिन्यूस नेचर में, स्मॉल स्मॉल बंडल्स में, स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में। ठीक है, ये ऐसे नहीं कि रेगुलर होता रहेगा, हमेशा एनर्जी आती रहेगी एक ही फ्लो में, एनर्जी जाती रहेगी एक ही फ्लो में, नहीं। ये जो होगा ये स्मॉल स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी में होगा। इन स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं पैकेट्स और ऑल्सो नोन एज क्वांटा। तो जो स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी ना उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। और ये क्वांटा जब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइट तो उसको हम नाम दे देते हैं भाई फोटोन। ठीक है, क्या कहा प्लैंक ने कि whatever energy is absorbed or emitted, it is not done in a continuous nature, it is done in a discontinuous packets or bundles of energy. That those bundles of energy is known as quanta. और लाइट की टर्म में जब हम बंडल को एब्जॉर्ब करें रिलीज करें, ठीक है, लाइट की फॉर्म में, तो दैट इज नोन एज फोटोन। तो अगर किसी हम जैसे लाइट मेरे फेस पे यहाँ पे आ रही है, बोर्ड पे आ रही है, तो फोटॉन्स आ रहे हैं, मल्टीपल फोटॉन्स, एक के बाद एक फोटॉन का एमिशन हो रहा है, इसके ऊपर आ रहे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आपके पास जा रहे हैं और आपको दिख रहा है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ विजिबिलिटी जो है। ठीक है, तो वटेवर स्मॉल एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज बंडल इन अ फॉर्म दैट इज नोन क्वांटा, और लाइट की फॉर्म में इसको बोलते हैं हम फोटॉन। इसके बारे में भाई क्वांटम इन्होंने प्लैंक जी ने कहा कि जो एनर्जी आ रही है ना किसी भी फोटॉन से, इट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। भाई जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब अभी बताया ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना फोटॉन्स या फिर कितने चीज रिपीट हो रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। मान लो आपके पास एक टाइम पे एक सेकंड के अंदर 10 फोटोन आए, ठीक है, और आपके फ्रेंड के पास एक सेकंड में 20 फोटोन आए, तो 20 वाले के पास एनर्जी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, क्योंकि एनर्जी के पैकेट की एनर्जी तो सेम है। 10 आए, फ्रीक्वेंसी कम है, एनर्जी भी कम आई। 20 आए आपके फ्रेंड के पास, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा है, तो एनर्जी भी ज़्यादा आई। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी, कम फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे, कांस्टेंट क्या है आपका, h। h इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप सबको याद होगी, आप सबने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, विच इज 6.626 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड, दैट इज वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये हो गई आपकी एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन। यहाँ पे क्या है, एक फोटोन की बात हो रही है, 1 है। एनर्जी ऑफ n फोटोन करेंगे तो h न्यू हो जाएगा, वेयर n इज नंबर ऑफ फोटोन। ज्यादा फोटोन ज्यादा एनर्जी, कम फोटोन कम एनर्जी। क्लियर है भाई सबको, इतना समझ आया? तो ये भाई पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन किया था ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब रेडिएशन की बात करें तब से, बाय मिस्टर प्लैंक। चलो नेक्स्ट आते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक विच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जैसा नेम से सजेस्ट हो रहा है, फोटो मीन्स फोटोन, फोटोन इज लाइट। लाइट के वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए उस इफेक्ट को बोलते हैं भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इफेक्ट किसने दिया था, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है, सोचना। ठीक है, 2 सेकंड का टाइम लेना, वीडियो पॉज करना और आंसर बताना क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो कंटिन्यू करो। आंसर इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन जी को, जिनका फर्स्ट जो सबसे ग्रेट उनकी इन्वेंशन थी, आपने इक्वल टू एमसी स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा होगा, बट फर्स्ट वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिन्होंने दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि हम लाइट से करंट कैसे जनरेट करते हैं, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। तो देखो, मान लो अगर ये एक मेटलिक प्लेट है और मेटल की प्लेट के अंदर बहुत सारे एटम्स है, ठीक है, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स है, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। सीख रहे, मैं सॉरी बोलूंगा, पहले ही थोड़ा बताया पॉल्यूशन की वजह से। देखो भाई, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज की वजह से क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा।
जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर उसको ब्रेक करना है तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, बिना एनर्जी दिए तो ब्रेक होगा नहीं। तो जो हम एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देते हैं, दैट इज योर एनर्जी सप्लाइड, ठीक है। बट अगर क्या वो एनर्जी रिक्वायरमेंट से कम हुई तो क्या बॉन्ड टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो फर्स्ट थिंग, सफिशिएंट एनर्जी की आपको लाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आपने सफिशिएंट एनर्जी की लाइट प्रोवाइड करी और वो एक एटॉमिक मेटल प्लेट पे फॉल करती है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देती है, तो बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो आजाद होगा वो भाई यहाँ से पंछी आजाद पंछी जाएगा और काइनेटिक एनर्जी से भाई घूमने लगेगा। अब इस पूरे कंसेप्ट में जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो उसको हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल ई। जो यहाँ पे बॉन्ड की एनर्जी है, या कह सकते हो जो इलेक्ट्रॉन निकालने की मिनिमम एनर्जी है, विच इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम आगे रिलेट करेंगे। तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है या फिर वर्क फंक्शन है, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो यूज होगी, और जो बाकी बच जाएगी वो भाई इलेक्ट्रॉन के साथ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली एनर्जी का यहाँ पे दो पार्ट में यूज होता है। पहला पार्ट बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और दूसरा जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बची कुछ एनर्जी जितनी होगी वो सब की सब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका फॉर्मूला यहाँ से आता है कि जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इज फर्स्ट यूज इन वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस रिमेनिंग कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला, जो एनर्जी आई उसके दो पार्ट में यूज हो गया, एक को बॉन्ड ब्रेक करने में और दूसरा रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो एनर्जी आपने प्रोवाइड करी, ठीक है, जैसे हमने पीछे फॉर्मूला देखा ना, वापस आता है एक बार इस पे, E इक्वल्स टू एन एच न्यू या फिर E इक्वल्स टू एच न्यू। अगर आपको याद हो, हमने एक और फॉर्मूला भी देखा था 2-3 स्लाइड पहले कि जो V है इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, बट अगर ये V बनाएंगे, V जो है आपका अगर ये V तो हम स्पीड ऑफ लाइट मान ले तो उसको हम किससे लिख देते हैं? C से लिख देते हैं, C इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। और C की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसी फॉर्मूले में अगर हम न्यू को रिप्लेस कर दे C बाय लैम्डा से, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा बन जाएगा। तो दो फॉर्मूले आ गए यहाँ पे, अगेन न्यूमेरिकल बनता है क्योंकि भाई न्यूमेरिकल का चैप्टर है, तो फॉर्मूले जितने होंगे उतने न्यूमेरिकल आएंगे। जैसा आपको बताया इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, और फोटो इलेक्ट्रिक पे तो क्वेश्चन है ही है। आपने इतने अब तक अपने मिड टर्म्स में, अपने टेस्ट वगैरह में हर जगह देखा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक के ऊपर, हाइजेनबर्ग के ऊपर, बोर के ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनता है, क्वांटम के ऊपर तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो सब आपका अभी डिवाइड करेंगे आगे। यहाँ पे देखो भाई, एनर्जी जो है, एनर्जी का फॉर्मूला में क्या देखा अभी? इक्वल टू एच न्यू, और वर्क फंक्शन क्या बन जाएगा? एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहे क्या लिख सकते हैं? हाफ mv²। सभी से इसका यही फॉर्मूला रहा है और आगे भी यही रहेगा। और सेम इसी एच न्यू को हम डिनोट कर सकते हैं विद एच सी अपॉन लैम्डा। एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस हाफ mv², ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पर सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं, आप इन सबको ध्यान से देखो, ध्यान से नोट करो, ध्यान से इनको डिवाइड करो। जो आपने एनर्जी प्रोवाइड करी उसके दो काम है, एक तो बॉन्ड को तोड़ना और रिमेनिंग को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, मान लो मेटलिक प्लेट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ, बैटरी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा, ये रिप्लेस करेंगे दूसरे को, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? करंट बनता है। यही सेम कंसेप्ट कहाँ अप्लाई होता है? आपके सोलर सेल में अप्लाई होता है। सोलर सेल पे लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराती है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मूवमेंट से क्या होता है? करंट बनता है। दिस कंप्लीट कंसेप्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है सबको इतना? चलो नेक्स्ट देखो। जो कुछ ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में जो आपको खासकर ध्यान रखनी है, इन ऑब्जर्वेशन के ऊपर आपके एमसीक्यू तो जरूर बनते हैं, ठीक है। जो अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू की फॉर्म में आते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल अगर ना भी आए तो फर्स्ट, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन रिजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्राइकिंग ऑफ मेटल सरफेस। भाई ऐसा नहीं कि मेटल में से लाइट आई और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकल रहा, नहीं, देयर इज नो टाइम लैग एट ऑल। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ये लाइट आई और तुरंत मेटल बाहर, अगर सफिशिएंट एनर्जी है तो। गिवन कंडीशन क्या है वो ध्यान रखना है, एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन।
नेक्स्ट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो भी हमने बताया। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। भाई कितनी स्ट्रॉन्ग लाइट होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जैसे बात करी, उतने ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। भाई फोटॉन्स ज़्यादा आ रहे हैं, लगातार फोटॉन्स आ रहे हैं, जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, तो उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते रहेंगे, और उतना ज़्यादा क्या होगा, करंट होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। भाई जैसा बात वही जो मैंने बोली वो यहाँ पे एक्सप्लेन भी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी, ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज़्यादा करंट बनेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन हेडिंग में व्हाट इज स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है, एक ब्लैक बॉडी या फिर एक ऐसी बॉडी जो कि लाइट एमिट कर रही है। ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा था ना अभी, लाइट एमिट कर रही है, उस लाइट को प्रिज्म से पास करोगे। ओके, आपने क्लास 10 में पढ़ा है ना डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट, लाइट को भाई प्रिज्म से पास करते हैं तो क्या होता है, वो उसके 7 कॉम्पोनेंट कलर्स VIBGYOR विबग्योर में स्प्लिट कर जाता है। आर जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और वायलेट जिसका वेवलेंथ सबसे कम है। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो सबसे कम बैंड होता है। पढ़ा है ना आपने, लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करेंगे तो 7 कंपोनेंट कलर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सबसे ऊपर रेड रहेगा, सबसे नीचे वायलेट। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो कम बैंड होगा, वायलेट की वेवलेंथ कम है तो ज्यादा बैंड होगा। ये कंसेप्ट आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं अभी कि भाई ये जो लाइट को हमने स्प्लिट किया, इससे जो यहाँ पे कलर्स बने, ये एक कॉन्टिन्यूस पाथ में आते हैं विदाउट एनी ब्रेकेज। कॉन्टिन्यूस पार्ट आता है, दिस कॉन्टिन्यूस पार्ट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ, जो ये कॉन्टिन्यूस नेचर में है, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। और सिंस कॉन्टिन्यूस है तो इसको हमने नाम बोल दे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको नीचे वाले डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, जिसको हम डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम या फिर बोल सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। हमने एक सैंपल को प्रिज्म से पास करने से पहले एक गैस से पास कर दिया, एक सैंपल से पास कर दिया, एक मैटर से पास कर दिया, तो क्या होगा, मान लो इस मैटर ने पर्टिकुलर एनर्जी इस रेडिएशन से एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, ब्लैक बॉडी ने सारी की सारी फ्रीक्वेंसी एमिट करी, हमने बात की थी ना, आइडियल बॉडी सारी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर सके, सारी फ्रीक्वेंसी एमिट भी कर सके, तो उसने सारी की सारी फ्रीक्वेंसी एमिट करी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम दे रहा था, जब कुछ नहीं था बीच में हमने कोई पार्टिकल डाला, सैंपल डाला, उस सैंपल ने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर दी, अपने हिसाब से कुछ कुछ अपने पास रख लिया, जो रख सकता था, जो नहीं रख सकता था छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ देखो आपको ब्लैक ब्लैक पैच दिखेंगे। अब सिंस ये पूरा क्या स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस है, नहीं, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, और सिंस यहाँ पे कुछ ब्लैक लाइंस बन रही है तो हम इसको क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। अब बात, अगर मैं इसी सैंपल को, ठीक है, हीट अप करके या चार्ज प्रोवाइड करके प्रिज्म से दोबारा पास करूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये जिसने एब्जॉर्ब जो किया था वही तो रिफ्लेक्ट करेगा। ब्लैक बॉडी क्या करती थी, सब कुछ एब्जॉर्ब करती थी, तो सब कुछ एमिट करती थी, कॉन्टिन्यूस बनता था। ये बॉडी सब कुछ नहीं एब्जॉर्ब करती, पर्टिकुलर चीज एब्जॉर्ब करती है, तो एमिट भी क्या करेगी, वही पर्टिकुलर चीज जो इसने एब्जॉर्ब करी हुई थी। तो यहाँ पे आपको जो एमिशन स्पेक्ट्रम दिखेगा ये हमेशा एब्जॉर्प्शन का कॉम्प्लीमेंट्री या अपोजिट दिखेगा। जो पार्ट यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ वो पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, बट ये भी क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, क्योंकि पूरा ब्लैक नहीं है या पूरा कलरफुल नहीं है, कहीं कहीं पे कुछ कुछ कलर दिख रहा है। तो ये भी क्या है आपका एक डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है या फिर लाइन स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम समझ आया सबको, स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है भाई, आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो ये जो लाइट के फॉर्म में है उनको कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन एमिशन, एब्जॉर्प्शन के बाद जो बना और एमिट करने पे जो बना वो पर्टिकुलर आपका एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं भाई, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे हमने स्पेक्ट्रम का बात किया, स्पेक्ट्रम किसी भी गैस का हो सकता है, किसी भी सैंपल का हो सकता है। अगर हम पर्टिकुलरली हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओनली हाइड्रोजन, तो उसमें हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा दैट इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। और लाइन स्पेक्ट्रा क्यों बोला, क्योंकि पर्टिकुलर एलिमेंट का पर्टिकुलर ग्राफ आता है, इसी की वजह से हम उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सैंपल के अंदर कौन है,
जो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम बनेगा उससे पता चल जाएगा ये भाई ये सैंपल है। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बनता है। अब इसमें हमने देखा कि भाई आप सबने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि मान लो N1 शेल है जो ग्राउंड शेल है, N2 कोई भी अपर शेल है। N1 शेल के ऊपर कोई रेडिएशन आया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ऊपर मूव कर गया, ठीक है। और उसने जब ऊपर जाके क्या देखा कि ऊपर जाके तो एनर्जी बढ़ गई। जब एनर्जी बढ़ती है क्या होता है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो मजा नहीं आया कि स्टेबिलिटी क्यों कम हो गई मेरी। तो क्या हुआ, वो ऊपर से नीचे फिर वापस आ गया। तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो रेडिएशन क्या करेगा, फिर से एमिट करेगा। दैट इज द कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है कि भाई एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से अपर शेल मूव करता है और एनर्जी रिलीज करके अपर शेल से लोअर शेल मूव करता है। तो अब अगर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जब रिलीज कर रहा है, तो अगर किसी भी शेल से फर्स्ट शेल में आया तो उसको हम लाइनिंग सीरीज बोल देते हैं। किसी भी शेल से सेकंड में आया बाल्मर, फिर पैस्टन, ब्रैकेट, स्टीफन और हम्फ्री, ठीक है। आपने सब नाम पढ़े भी होंगे। तो किसी भी अपर शेल से इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करके लोअर शेल में आता है, जिस लोअर शेल में आएगा उसको हम उसको अलग अलग नाम बोल देते हैं। और अगर फर्स्ट में आ रहा है तो लाइनिंग सीरीज, जो कि किस रीजन में लाई करता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में, और बाल्मर सीरीज लाई करता है विजिबल रीजन में, और उसके ऊपर जो भी रीजन होंगे वो सब लाई करते हैं आपके इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है भाई। यहाँ पे आपके सामने लिखा भी हुआ है, आप ध्यान रख सकते हो। अब ध्यान रखना, फॉर्मूले के लिए N1 लेस देन N2, लाइमन के लिए N1 1 हो जाएगा, बाल्मर के लिए N1 2 हो जाएगा। इस तरीके से आगे चलता रहेगा। और फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वेव नंबर इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला, दैट मीन्स 1 अपॉन ठीक है, दैट मीन्स 1 अपॉन लैम्डा जो होता है इज इक्वल टू वेव नंबर। ये फॉर्मूला है जो आपके सामने नंबर लिखा है, ये दिस इज नोन एज, बताएंगे भाई बच्चे, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। ध्यान रखना 109677 लेंगे तो यूनिट रहेगा सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट का ध्यान हमेशा रखना। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट है बोर्स एटॉमिक मॉड्यूल। अब भाई मिस्टर रदरफोर्ड के बाद हमने देखा कि उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी, तो जो नेक्स्ट मॉडल दिया, ठीक है, जो नेक्स्ट भाई बिल्कुल आलिशान मॉडल जो दिया, तो किसने दिया, मिस्टर नील्स बोर ने। उन्होंने बहुत चीजें बताई एटम के बारे में, बहुत चीजें का कंसेप्ट दिया। रदरफोर्ड ने जो दिया उसको इंप्रूव भी करा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करा। क्या बोला उन्होंने, पहली चीज कि भाई इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में रोटेट करता है न्यूक्लियस के अराउंड, और उस फिक्स पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। कंसेप्ट दिया, ताकि और एक नहीं मल्टीपल ऑर्बिट होती है, K-L-M-N शेल, K शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, L शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इसमें फॉर्मूला भी दिया कि ऐसा नहीं भाई रैंडमली मूव करते हैं, फॉर्मूला है 2n² कि हर एक ऑर्बिट के अंदर n इज द ऑर्बिट नंबर, एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो फिक्स पाथ में ही रोटेट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है उस एनर्जी के बराबर होगी, ये भी उन्होंने कहा। तीसरा उन्होंने क्या कहा कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है वो भाई क्वांटाइज प्रोडक्ट है h/2π का। क्वांटाइज प्रोडक्ट मतलब ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट होगा, फिक्स जगह प्रेजेंट होगा, n = 1, n = 2, n = 3 पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा, और उनके बीच में एम्प्टी स्पेस होगी तो हम क्या बोलते हैं, नोड, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने क्या क्या बोला कि हमने जो ऑर्बिट निकाली है, ठीक है, उन ऑर्बिट का अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस भी निकाला है भाई, दैट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला Rn, ठीक है, सेंटर से जितना रेडियस होगा। एक इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी होगी किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, वो भी हम गिवन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जहाँ पे n अगेन रेडियस ऑर्बिट नंबर है और z आपका एटॉमिक नंबर है। ध्यान रखना इस बात को, n इज ऑर्बिट नंबर एंड z इज एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट क्या बात बोली बोर ने कि हम किसी एक ऑर्बिट का एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो गिवन फॉर्मूला यूज कर सकते हो, -13.6 z²/m², और अगर जूल में निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, En = -2.18 जो 10⁻18 z²/m² जूल पर एटम।
ठीक है, एनसीईआरटी में वाला फॉर्मूला गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी गिवन है, वट एवर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वो आप यूज कर सकते हो। हाँ जी बच्चों, तो देखो हमने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई बोर ने जो हमें इतनी अच्छी बातें बताई, तो उन अच्छी बातों के पीछे कुछ लिमिटेशन दी थी कि भाई ऐसा नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट चीज, परफेक्ट होता तो हमें नेक्स्ट थ्योरी क्वांटम थ्योरी तो आना ही नहीं पड़ता, ये तो कोर्स खत्म हो जाता है ना। तो उनकी कुछ लिमिटेशन भी थी। क्या लिमिटेशन थी? लिमिटेशन नंबर 1, भाई वी कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन बॉडी। जो हमें लाइन स्ट्रक्चर दिया है बोर्ड ने एक्सप्लेन करा है, वो करा है ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉडी और लाइक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जिनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो। ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, ये उन्होंने नहीं बताया। दूसरा भाई, ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट क्या होता है कि अगर हम एक रेडिएशन को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दे तो भाई वो स्प्लिट कर जाता है, बट ऐसा बोर्ड ने नहीं कहा, ऐसा मिस्टर जीमन ने कहा। तो मिस्टर जीमन का जो इफेक्ट था कि भाई स्पेक्ट्रल लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट करती है, बोर्ड ने उसको एक्सप्लेन ही नहीं करा, कहा भाई ये हमें नहीं पता। जैसे देखो ना, जो मैंने कहा वो ठीक है, आगे का तुम देखो, उनका भी सुनता भाई देखो मैंने जो कहा वो ठीक है, आगे का नहीं पता। सेकंड, ही डिड नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एक स्पेक्ट्रल रेडिएशन स्प्लिट करता है, वैसे ही एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी स्प्लिट करता है। तो दैट इज उन्होंने स्टार्क इफेक्ट उन्होंने वो भी एक्सप्लेन नहीं करा कि भाई मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग हो क्यों रही है। फर्दर, डिड नॉट एक्सप्लेन ड्यूप्लेट एंड ट्रिपलेट ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम। हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखा ना कि अपर शेल से लोअर शेल आएगा, एक स्पेक्ट्रम रिलीज होगा, एक रेडिएशन रिलीज होगा, तो सिंगल नहीं होता। हमने आगे जाके काफी डिस्कवर किया, हाई रेजोल्यूशन पे देखा, तो देखा कि फर्दर उसके अंदर ड्यूप्लेट ट्रिपलेट 2-3 रेडिएशन भी होते हैं, ठीक है, एक की जगह। तो वो कैसे आप आए, तो क्या एक्सप्लेनेशन है, वो यहाँ पे गिवन नहीं था। तीसरा भाई, नेक्स्ट देखो भाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की भारी वायलेशन थी। क्या वायलेशन थी वो हम आगे हाइजेनबर्ग में डिस्कस करेंगे, बट हाइजेनबर्ग कंसेप्ट को उन्होंने बिल्कुल ही नहीं एक्सप्लेन किया। क्या बोलता कैसे था, हाइजेनबर्ग ने कहा तुम्हारा स्ट्रक्चर ही गलत है, ठीक है, क्या बात है, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, डुअल नेचर ऑफ मैटर। भाई ध्यान रखना, मैटर की बात हो रही है। भाई जैसे हमने देखा कि एक एटम, ठीक है, एटम से मैटर बना है, एक वेव, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो करती है, पार्टिकल है ना, वैसे मैटर भी क्या होता है, मैटर भाई एटम से भी मैटर बना है, दैट ऑल्सो शोज डुअल नेचर, जिसको एक्सप्लेन किया मिस्टर डी ब्रॉगली ने। एक्सप्लेन किया किस फॉर्मूले से, आपके फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। एम वी क्या होता है आपका, मोमेंटम, ठीक है, लैम्डा दैट मीन्स वेव नेचर इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम वी क्या होता है, पार्टिकल नेचर। तो भाई एक एटम के अंदर, मैटर के अंदर दोनों नेचर एग्जिस्ट करते हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, ठीक है, दोनों नेचर एग्जिस्ट करेंगे। तो ये किसने दिया, मिस्टर डी ब्रॉगली ने दिया, बिल्कुल ठीक है, ओके सही है। बट अगर मैं यहाँ पे एच जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट ही मान लूं, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। साथ में उन्होंने क्या कहा भाई, जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, इट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी। ठीक है, मैटर के अंदर दोनों नेचर तो है, बट क्या दोनों नेचर एक साथ एक टाइम पे दिखते हैं, ऐसा नहीं होता। क्यों भाई, अगर बॉडी माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, बहुत छोटी है, जितनी छोटी बॉडी होगी उसका लैम्डा उतना ज्यादा होगा, मीन्स इतना होगा कि उसको आप कैलकुलेट कर सको, तो आप इफेक्टिवली ऑब्जर्व कर सको, ठीक है। बट अगर मास बहुत ज्यादा हुआ तो वेवलेंथ, वेव नेचर क्या होगा, बहुत ही कम। जैसे कि मान लो अगर मैं मार्कर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे थ्रो करूं, ठीक है, तो ये कैसा जाएगा, आपको एक प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे दिखेगा। ऐसा नहीं है कि जितनी रोशनी की तरह डांस करता हो जाएगा, वेव नेचर दिख रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका मास इतना ज्यादा है कि इसका वेव नेचर इतना कम कर देता है कि इसको आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। लैम्डा कितना आएगा, 10⁻31 -32, इतना कम वेव नेचर कि इसको आप देख ही नहीं सकते, इसको आप ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते। तो दैट वाज डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट, कि उन्होंने वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को रिलेट कर दिया, और क्या कहा, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, ठीक है। अगेन इस फॉर्मूले पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आप इसी फॉर्मूले को लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी को लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई काइनेटिक एनर्जी से भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, उसी के ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, उसी के ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं। तो दोनों फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, रिलेशन के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग के क्वेश्चन है, जिन सबको आप देख लेना ध्यान से, फिर हम सबको प्रैक्टिस करना। चलिए भाई नेक्स्ट नेक्स्ट भाई जो हम बात कर रहे थे, हाइजेनबर्ग। तो व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल?
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि भाई देखो, एक टाइम पे ना, ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान सुनना, एक टाइम पे हम किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का पोजीशन और उसकी वेलोसिटी एक साथ प्रिसाइसली एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं थोड़ा सा ज्यादा सा ना, कर ही नहीं सकते। दोबारा सुन लो, we cannot measure simultaneously the position and momentum means velocity of a small microscopic body accurately and certainly। एक टाइम पे आप पोजीशन और वेलोसिटी कभी भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल बॉडी का कैलकुलेट नहीं कर सकते। बात हो रही है सब एटॉमिक बॉडी की, मास इसका बहुत कम है, माइनस में है भाई, -27 -31 आप प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का बात करोगे, क्योंकि केजी में लोगे तो इतनी छोटी बॉडी का आप पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगेन ये लॉ आपको मैक्रो बॉडी पे लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता मैक्रो बॉडी पे? भाई देखो, आप अगर स्मार्ट सेल का सेम एग्जांपल लें, हम इसको थ्रो करेंगे तो आप इसका पोजीशन और वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं इसका थ्रो करूँ, सामने वाला बंदा प्रेडिक्ट कर सकता है किधर आएगा, उस टाइप से अपनी कैचिंग पोजीशन ले सकता है ना। तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो मैक्रो बॉडी के लिए, बट माइक्रो के लिए हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। इसको एक्सप्लेन किया उन्होंने विद द इक्वेशन डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एन। इस रिलेशन से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई द प्रोडक्ट ऑफ delta x which is uncertainty in position, delta v which is uncertainty in velocity, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है एक कांस्टेंट के बराबर है। जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो h 4 पाई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कांस्टेंट है, ठीक है। जब सारा प्रोडक्ट इधर कांस्टेंट है और दो वेरिएबल है, जिनमें से एक भी चेंज होगा तो दूसरा खुद ही चेंज होगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई एक साथ कैलकुलेट नहीं हो सकता, ठीक है। उन्होंने सेम भाई कहा कि भाई ये माइक्रो पे अवेलेबल है, एप्लीकेबल है, मैक्रो पे एप्लीकेबल नहीं है। अब इसको बोर्ड के हिसाब से देखो, उन्होंने कहा कि पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। दैट मीन्स जो बोर्ड ने कंसेप्ट दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो आगे पीछे थोड़ा वेव नेचर भी शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे कहीं भी मिल सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही फिक्स पाथ पर रहे, क्योंकि उसकी फिक्स पोजीशन तो हम पता कर ही नहीं सकते, ठीक है। और वेलोसिटी उसमें होगी ही हमेशा, तो हम जब पता ही नहीं कर सकते और हमें कोई आइडिया ही नहीं कि फिक्स कहाँ है, तो जो बोर ने इतनी सर्टेनिटी के साथ रेडियस भी निकाल दिया, पर्टिकुलर एनर्जी भी निकाल दी, तो वो पर्टिकुलर फिक्स हुआ नहीं गया। तो दैट मीन्स बोर का कंसेप्ट की लिमिटेशन थी, जो उन्होंने कहा ना कि फिक्स है सब कुछ, उन्होंने कहा नहीं ऐसा फिक्स नहीं है भाई, आप एटम के बारे में पोजीशन और वेलोसिटी दोनों के साथ कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। जब कर ही नहीं सकते तो फिक्स कैसे कह रहे हो कि फिक्स है, ठीक है। तो दैट वाज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ध्यान रखना, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल और क्वेश्चन बनते हैं। जहां जहां फॉर्मुले लिखे हुए, जहां जहां फॉर्मुले हैं उनको ध्यान पहले ही मार्क कर लेना, टिक कर लेना, सेव कर लेना कि भाई इनके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएंगे, ठीक है। आओ भाई आगे चलते हैं। अब आता है भाई इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। अब तक जो था वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एटम था, ठीक है, जहाँ पे हमने आपका थॉमसन मॉडल, डिस्कवरी पढ़ी, बोर्ड मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम वगैरह सब कुछ देखा। नेक्स्ट आता है भाई नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वांटम थ्योरी। अब इसका एप्लीकेशन आपके हर चैप्टर में आप आगे देख ही चुके होंगे, जो आपने पढ़े इतने सारे चैप्टर, और आगे भी देखोगे। चलो भाई, तो भाई किसने दिया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल? इट वाज गिवन बाय श्रोडिंगर, ठीक है। उसने इस बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया इक्वेशन को। आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है कि भाई ये इक्वेशन क्या है। यहाँ पे साई से हमें पता चलता है, साई एक ऑपरेटर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और साई स्क्वायर जो उसका फंक्शन है, तो साई स्क्वायर में हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, कहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कहाँ प्रोबेबिलिटी कम है। देखो हम वर्ड यूज कर रहे हैं अब, प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं बोर्ड की तरह सर्टेनिटी कि भाई यहीं पे होगा, यही रेडियस होगा, यही एनर्जी होगी, नहीं। यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी, कहीं पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, कहीं पे कम प्रोबेबिलिटी है, कहीं पे चांस ज्यादा है, कहीं पे चांस कम है। तो वो पूरा कंसेप्ट दिया श्रोडिंगर ने, जिससे हमारे 4 क्वांटम नंबर्स आते हैं, एन, एल, एम और एस, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। हम आगे डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा पूरा आगे का क्वांटम का कंसेप्ट बनता है। नेक्स्ट देखो भाई, 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स जो यहाँ से आते हैं आपकी क्वांटम थ्योरी से, जिससे फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल एन, जो अब तक यूज भी करते आ रहे हैं, हर जगह हम इसको शो कर रहे हैं, एन विच इज ऑर्बिट नंबर, ठीक है। एक सेकंड, देखो भाई, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका एन है, वो क्या बताता है
वो किसी भी एटम के अंदर ऑर्बिट नंबर बताता है, ये हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, जैसे 1 2 3 4 5, डेसिमल फ्रैक्शन यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, इंटीग्रल वैल्यू है भाई, पॉजिटिव इंटीजर से हमेशा 1 2 3 4 5, ऑर्बिट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, अगर हमें ऑर्बिट पता है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, 2n² फॉर्मूला करके इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बोर का कंसेप्ट अप्लाई करें तो उसका रेडियस भी निकाल सकते हैं, इसकी हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। सेम हम जो फॉर्मूला यूज कर चुके हैं हर जगह वो अप्लाई होगा। तो इसने कहा भाई ये हमें बताता है ऑर्बिट, या फिर कह सकते हो जो हम कॉमन टर्म यूज करते हैं विच इज शेल, कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, सब आपके सामने लिखा हुआ है। इससे हम आपका एनर्जी बता सकते हैं, En वाला फॉर्मूला, इससे हम साइज भी बता सकते हैं, Rn वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। सेकंड आता है भाई एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, बड़े नाम से इसको हम बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल L। ठीक है, और जो L होता है वो लाई करता है 0 to n-1 वैल्यू के लिए। अगर हमारे n की वैल्यू 1 है तो L होगा 0, n की वैल्यू 2 है तो L होगा 0,1। ध्यान रखना 0 to n-1, तो 2 अगर रखा तो 0 and 1 वैल्यू होगी। n इक्वल टू 3 है तो L की वैल्यू होगी 0 1 2, और n इक्वल टू 4 हुआ तो L की वैल्यू होगी 0 1 2 और 3। क्या मतलब है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, उसको आप इस रिलेशन से समझो कि जब वैल्यू L इक्वल टू 0 होती है तो उसको हम बोलते हैं S सबशेल। टर्म क्या यूज कर रहे हैं हम, सबशेल। ठीक है, L इक्वल टू 0 होगा तो दैट इज S सबशेल, L इक्वल टू 1 होगा तो दिस इज P सबशेल, L इक्वल टू 2 होगा तो D सबशेल, और L इक्वल टू 3 होगा तो F सबशेल। तो L की अलग अलग वैल्यू को हम अलग अलग सबशेल से बोलते हैं, अलग अलग नेम से बोलते हैं। इसको आप देखो ध्यान से, तो इसको थोड़ा दोनों को एक साथ मर्ज करें। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर होता है 0 मीन्स S, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओनली 1 S सबशेल। यहाँ प्रेजेंट होता है 2 0 मीन्स 2S, 2P। यहाँ प्रेजेंट होता है 3 के अंदर 3S, 3P, 3D। यहाँ प्रेजेंट होता है 4S, 4P, 4D, 4F। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्बिट के अंदर हमारे अलग अलग सबशेल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट के अंदर 1 होगा, सेकंड के अंदर 2 होंगे, थर्ड के अंदर 3 होंगे, फोर्थ के अंदर 4 होंगे। ठीक है, आपके सामने एग्जांपल गिवन है। नेक्स्ट, ठीक है, हाँ एक सेकंड, इनका डायग्राम देख लो। एस की शेप होती है स्फेरिकल, टी की डंबल और डी की डबल डंबल। एस की शेप डिफ्यूज ट्रिपल डंबल जो आप कह सकते हो, जो हमें पढ़ना नहीं है, ना कोई पूछेगा, तो बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एस की स्फेरिकल, टी की डंबल और डी की डबल डंबल। डायग्राम में आप ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है भाई, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू -L2 प्लस L। ठीक है, मान लो जैसे फिर से फॉर्मूले के बेसिस पे पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। L की वैल्यू अगर 0 है तो M भी क्या होगा, 0 होगा, एक सिंगल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमारा एक ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। तो यहाँ पे हमारा एक ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। L इक्वल्स टू 1 मीन्स जो आपका P सबशेल है, तो यहाँ पे क्या होगी N की वैल्यू 1 मीन्स -1 टू +1, तो -1, 0, +1। तो यहाँ पे हमारे 3 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, L इक्वल्स टू 2 होगा, दैट मीन्स डी सबशेल, और डी सबशेल के अंदर -2 से +2 5 वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 5 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे। इनकी वैल्यू ध्यान रखना, इसकी वैल्यू 0 है, -1 0 +1, -2 -1 0 +1 +2। और उसी तरीके से अगर L की वैल्यू 3 होगी विच इज F सबशेल, इसमें आपका -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 आपके 7 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे, जिनकी वैल्यू क्या होगी -3 से लेके +3 तक। तो इसका मतलब हर एक S सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, हर एक P सबशेल के अंदर
3 ऑर्बिटल होते हैं। हर एक डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। हर एक एफ सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। दैट इज sp-df सबशेल है उनके पर्टिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। और हर एक ऑर्बिटल के अंदर जैसा आपको याद है, पता है, 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं जो हम एक्सप्लेन करते हैं विद द नेक्स्ट क्वांटम नंबर विच इज s, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटम नंबर s। यहाँ पे डायरेक्शन शो करते हैं, ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। जैसे बताया क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी इलेक्ट्रॉन 2 रोटेशन शो कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। एक को पॉजिटिव स्पिन, एक को नेगेटिव स्पिन से दिखा देते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ, अलग अलग वैल्यू है। जरूरी नहीं कि वही प्लस हाफ ही आपका ये क्लॉकवाइज है, नेगेटिव हाफ आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बस हम शो करने के लिए कर देते हैं। एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक प्लस हाफ दूसरा माइनस हाफ, ठीक है। तो हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमने ऑर्बिटल डायग्राम आपको दिखाया हुआ है कि भाई पी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, पी ऑर्बिटल, जो हमने 3 ऑर्बिटल्स बनाए आपके, एक को हम बोल देते हैं पी एक्स, एक को पी वाई और एक को पी जेड। इनकी वैल्यू हमने दिखाई थी ना, -1 0 +1, एक एक्स एक्सिस लाऊं, एक वाई एक्सिस पे लाऊं और एक जेड एक्सिस पे लाऊं, तो आपके अलग अलग 3 ऑर्बिटल हो गए। और जो डी ऑर्बिटल होते हैं हमने 5 ऑर्बिटल बनाए, -2 -1 0 +1 +2 वैल्यू दिखाई। उनके ऑर्बिटल क्या होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ये आपका ये डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड। तो ये आपके ऑर्बिटल्स है 5। इनमें से 3 लाई करते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और 2 लाई करते हैं ऑन द एक्सिस, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है भाई आपका फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कुछ आपके यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ लॉज है जो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट लॉ आता है ऑफ बाउ रूल। ऑफ बाउ रूल क्या कहता है, में जो भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होगी, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द रूल n+l रूल, ठीक है। n+l रूल है, दैट मीन कुछ एग्जांपल लेते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p। एग्जांपल देख लो, यहाँ पे n की वैल्यू 1, s की वैल्यू 0, तो ये आंसर आ गया 1। यहाँ पे 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3d is 3 + 2 5, 4 + 0 is 4, 4 + 1 is 5, ठीक है। तो हमने n की वैल्यू रखी, तो सबके फर्स्ट नंबर वैल्यू है, और sp-df की वैल्यू फिक्स है, s की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, s की वैल्यू 3। तो हमने पीछे कैलकुलेट किया, तो हमने एनर्जी निकाल ली। तो इन सब में सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की। तो सबसे पहले कौन फिल होगा, 1s। उसके बाद एनर्जी किसकी, 2s की, वो फिल होगा। उसके बाद अब 2p 3s में 3 एनर्जी है। जब भी सेम एनर्जी है ऑलवेज पहले आपका लोअर n फिल होगा, फिर हाइयर n। तो लोअर n कौन है, 2, तो 2p फिर 3s। तो यहाँ पे हमने क्या पैटर्न देखा कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाता है, फिर 2s में, फिर 2p के बाद 3s में, फिर 3p के बाद 4s में, फिर 3d 4p 5s 5d। ये पूरा पैटर्न आपका जो यहाँ पे बना हुआ है वो चलेगा, ठीक है। इसको आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ से आपने सीखा भी होगा, इसको लर्न भी किया होगा। ध्यान रखना है इसको, इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग पैटर्न है वो इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से होता है। इंक्रीजिंग एनर्जी मीन्स आपका गिवन n+l रूल। तो भूल जाओ तो n+l के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। और ना याद रहे ध्यान रखना, आपने शॉर्टकट भी सीखा होगा, नहीं सीखा तो ध्यान से सुनो। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, DPS DPS, फॉरेन DPS फॉरेन DP, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, नंबर आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मिस्टर पॉली ने कहा कि भाई किसी भी एक एटम के अंदर जिनका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसके
चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। हो सकता है कि भाई एक सेम हो जाए, दो सेम हो जाए, बट सारे के सारे चारों के चार क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं दो एटम के बारे में, नाइट्रोजन और नियॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 7। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। नियॉन का 1s2 2s2 2p6। अगर हम लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें 2p3, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इनके क्वांटम नंबर चेक करें, NLMS लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। तो इसका n कितना है? 2 दोनों का। l कितना है? 1 दोनों का, दोनों p ऑर्बिटल में है। लास्ट वाले इसमें है -1 0 +1 के अंदर, दोनों के दोनों +1 में है। बट एक की स्पिन अगर क्लॉकवाइज है, दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है। क्या कहना है इस रूल का? कि हो सकता है भाई 3 क्वांटम नंबर मैच कर जाए, n दोनों का सेम, l सेम, m सेम, बट एक ना एक क्वांटम नंबर तो हमेशा यूनिक रहेगा, एक ना एक क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट होगा, जो हर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन आउटर मोस्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल एटम के अंदर एक यूनिक आइडेंटिटी, एक यूनिक एड्रेस, यूनिकनेस प्रोवाइड करेगा, जो किसी के साथ मैच नहीं करेगा। दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन मीन्स एक्सक्लूसिव, जो किसी और का ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मिस्टर हुन ने जो एप्लीकेशन आपको दिखाई ना, कि जब भी हम एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जैसे डी ऑर्बिटल या आपका पी ऑर्बिटल है या फिर आपका डी ऑर्बिटल है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो या तो वो सिंगल सिंगल पहले हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल फिल करेंगे, उसके बाद ही पेयरिंग कर सकते हैं। क्यों? कि सिंगल फिल करने में एनर्जी कम लगती है, पेयरिंग में एनर्जी लगती है। नेचर ऑलवेज चूजेस द पाथ ऑफ लीस्ट एनर्जी। ठीक है, सबसे आसान पाथ चूज करते हैं। हम भी नेचर से बने ना, सबसे पहले आसान वाला काम करेंगे, फिर मुश्किल वाला देख लेंगे। नेचर भी सेम फॉलो करता है, पहले आसान काम करो, सिंगल सिंगल भर दो, उसके बाद ताकि कलेश ना हो, लड़ाई ना हो इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, उनको शेयर कर दो। ठीक है, जैसे डी ऑर्बिटल का एग्जांपल देखो, अगर हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं 1 2 3 4 5 सिंगल फिल, तो 6 7 8 9 10 ये हमने कर दी पेयरिंग। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेसिकली फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स एंड सबशेल्स। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन है 1 एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। ऑक्सीजन की बात करते हैं नंबर 8, तो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। हम बात करें सोडियम की, Na एटॉमिक नंबर 11, तो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये फिलिंग पैटर्न वगैरह कहाँ से आया? जैसे हमने जो ऑर्बिटल्स पढ़े, क्वांटम नंबर्स पढ़े, हमने जो रूल्स पढ़े ऑफ प्रिंसिपल, इन सब के हिसाब से कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पी में 6 आएंगे, बी में 10 आएंगे, एस में 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिलिंग पैटर्न के हिसाब से होगा, इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से होगा, उन सब के बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ध्यान रखना कि जस्ट इस चैप्टर का कंसेप्ट नहीं है, अब आप बहुत सारे चैप्टर्स अपने स्कूल में देख चुके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, आप इसको कहीं ना कहीं हर जगह यूज करोगे। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई डाउट हो आप हम सबसे कंसेप्ट क्लास में आके पूछ सकते हो, वीडियो का यूज कर सकते हो, जैसे मैं इससे अपने टीचर से पूछ सकते हो, और अगेन हम काफी अवेलेबल है ही। ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट इसका है भाई, एक क्वेश्चन जो कि हर बार पूछा ही जाता है, बट इसमें कंफ्यूज भी होता है, क्यों होता है वगैरह, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम, दो एटॉमिक नंबर, एक का एटॉमिक नंबर 29, एक का एटॉमिक नंबर 24। अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। आप देखोगे जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, इसमें एस पूरा नहीं भरा और डी को हमने आगे कर दिया। बल्कि हम क्या देखते आ रहे अब तक कि पहले हम प्रीवियस शेल को पूरा फिल करते हैं, उसके बाद हम लास्ट पे आते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9
और इसी कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 की जगह हमने कुछ और लिखा है। क्यों लिखा है हमने ऐसा? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन एस से डी में पहुंचा दें दोनों ही केस में, तो एस की स्टेबिलिटी फुल्ली फिल्ड थी पहले, अब हाफ फिल्ड हो गई, तो ये ठीक ठीक ही है। पर डी की स्टेबिलिटी जो पार्शली फिल्ड पे नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई बाय हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड। ठीक है, तो अब ध्यान से क्या देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन हम एस से डी में पहुंचा दें तो डी भी हाफ फिल्ड, एस भी हाफ फिल्ड, दोनों की स्टेबिलिटी बन गई, पहले चली थी स्टेबल था। तो इसको हम एक्सचेंज एनर्जी के हिसाब से भी एक्सप्लेन करते हैं, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के हमको स्टेबिलिटी मिल जाती है। दैट इज वाई दिस इज द कॉन्फिगरेशन। बाकी अब तक की जो हमने 1 to 30 कॉन्फिगरेशन लिखते हैं उनमें सब हम नॉर्मल पैटर्न फॉलो करते हैं। चल ये एक हमारा है जहाँ पे हमारा पैटर्न अलग आता है, एक्सेप्शन आता है। ओके जी, तो यहाँ तक भाई देखो हमने पूरा चैप्टर एक शॉर्ट में रिवाइज कर दिया है, सारे कंसेप्ट का फ्लो चेक कर लिया है, क्या पूरा फ्लो ऑफ द चैप्टर है, कंसेप्ट को हमने ध्यान से पढ़ लिया, क्वेश्चन के बारे में हमने बता दिया है, तो हमने इसको रिवाइज कर लिया। तो अब भी आपको डाउट बचता है तो भाई आप हमसे आगे पूछ सकते हैं, हमारे नोट्स को रेफर कर सकते हैं, आ सकते हैं, और अपने मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मन लगा के रिवाइज करिए, क्योंकि अब आपके जो पेपर आने वाले हैं, ठीक है, ताकि हम आपको क्लास 12 मिल सके, उनके बारे में हम ढंग से पास करें, ढंग से अच्छे नंबर लाके आगे बढ़े। तो आपको यहाँ पे क्यूआर दिख रहा है, ठीक है, मेरा नाम है मानसी सिंह, हम कंसेप्ट क्लास चुनाव से जाना क्लासेस में विकासपुरी में अवेलेबल है। आप इस क्यूआर कोड को ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको क्रैश कोर्स जो कराया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी रिवाइज करें, क्योंकि आप सबको पता है कि इतने सारे चैप्टर से हर एक को इतना इतना टाइम नहीं दे सकते, आपने पढ़ा हुआ है तो थोड़ा भूल गए हो, मतलब क्विक रिवीजन चाहिए, तो हमने ये फ्री क्रैश कोर्स यूज किया सेंट्रल बैच के अंदर कि भाई बच्चों का क्विक क्विक रिवीजन हो, क्विक क्विक पढ़े और तुरंत से तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।